मीडिया कर्मियों में भी जो है कितना इस समय आपाधापी है। आप देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां निकलती जा रही है। ये प्रधानमंत्री महोदय का काफिला है और ये देखिए एसपीजी जो है यहाँ पहुंच गई। वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं कि ये जो उनके साथ जो है कैमरा क्रू था वो भी यहाँ पे पहुंच गया है। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तस्वीर है और ये देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उतर रहे हैं। उनके साथ आपने देखा कि जो उनके जो लोग हैं, ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, सामने आपको दिखाई पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है बहुत अहम है और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो है अब धीरे धीरे जनता जो खड़ी है उनके स्वागत में उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए धीमी गति से जो है डीएम के ऑफिस में पैदल ही निकल गए हैं। ये कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण बात है। 11:40 मिनट के आसपास का जो मुहूर्त था वो जो है पैदल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डीएम कार्यालय में पहुंच गए हैं। डीएम कार्यालय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीएम कार्यालय में नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। उन्होंने पैदल ही जाने का पैदल वो रास्ता जो है पैदल तय करने का इरादा किया और पैदल ही जो है आगे वो देश के प्रधानमंत्री निकल गए। कितनी बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जो है पैदल बिना किसी तामझाम के डीएम के कार्यालय में गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के जो लोग हैं, जो एसपीजी के जो लोग हैं बाहर खड़े हैं। चारों तरफ आपको सिर्फ पुलिस और सुरक्षा कर्मी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि जनता जब उनका अभिवादन स्वीकार करना चाह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उससे नहीं चुके। वो जनता के बीच में आए और उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें अपने आप में कनेक्ट करती हैं, बनारस की जनता को कनेक्ट करती हैं और प्रधानमंत्री को भी कनेक्ट करती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री का बनारस के साथ कनेक्ट है। ये बेहद अहम है। मैं दीपक को कहूंगा जरा तस्वीरें चारों तरफ दिखाएं कि इसमें क्या माहौल चल रहा है। दीपक, ये देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ आपको मीडिया के लोग, पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे होंगे और ये जो है वहाँ प्रधानमंत्री जो है अब डीएम कार्यालय के कक्ष में पहुंच चुके हैं और जो समय हो रहा है वो 11:15 का समय हो रहा है। 11:40 पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर जिलाधिकारी के गेट पर पहुंच चुके थे। उन्होंने कार से बाकी सुरक्षा कर्मियों को हटाया, जनता के बीच से होते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदर दाखिल हो गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं देश और दुनिया के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब हम चुनाव की बात करते हैं तो भारत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इसके लिए। 2014 और 2019 का जो चुनाव था उसको कोई भी भूल नहीं पाएगा और पहली बार जब वो अरविंद केजरीवाल से चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 3,60,000 मतों से हराया था और जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसमें उससे ज़्यादा वोटों से जो है अपने विपक्षी प्रत्याशी को पराजित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और इस बार कहा जा रहा है कि 10 लाख वोटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है और कहा जा रहा है कि 10 लाख वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी अहम, कितना इम्पोर्टेंट एक बड़ा जो है टारगेट किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई टारगेट तय करते हैं तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। और अब आप इस बार के इलेक्शन में देखेंगे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेके जो बातचीत हो रही थी, कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से यूनाइट है। अजय राय के नॉमिनेशन में उसका जो यूनाइट होने की बात कही जा रही थी वो सभी ने देखा। अजय राय का नॉमिनेशन में अब जो विपक्ष के लोग थे, जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, वो नदारद थे। समाजवादी पार्टी का जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भी बनारस में इंडिया गठबंधन को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है। प्रस्तावकों के बारे में भी अरविंद जी बताइए, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पीएम मोदी जा चुके हैं। भीतर बनारस को पॉलिटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना, उसके पीछे का कारण क्या था, तो ये बात भी बहुत अहम हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बनारस के जरिए जो पूर्वांचल का गणित है उसको बिठाना चाहते हैं, बिहार का जो गणित है उसको बिठाना चाहते हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण रहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बनारस सीट को चुनाव लड़ने के लिए चुना। तो ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से जब पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था यानी 2014 में, तो आपने देखा था कि 72 सीटों पे जो है जीत हासिल की गई थी और उसके बाद सीटों की संख्या 62 हो गई थी। इस बार ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया कि इस बार हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसको लेके बाकायदा यहाँ पर लगातार टीमें काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री यानी बनारस का जो चुनाव होना है वो 1 तारीख को होना है। सबसे आखिरी चरण में यहाँ पर मतदान होगा और आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलने के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वो चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। तो आप इस बात का भी सहज अंदाजा लगाइए कि कैसे जो है देश के प्रधानमंत्री अपने आप को लोगों के बीच लेके पहुंचते हैं। आप न उनके अंदर कहीं थकावट देखते हैं, न किसी तरह की कोई समस्या देखते हैं और लगातार आप उनको एक्टिव देखते हैं। इतना एक साथ इतना काम करना ये साधारण बात नहीं है, बहुत ही आसान। ऐसा करते हुए मैंने तो किसी नेता को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। तो ये सारी चीजें जो है वो मोदी को बाकी लोगों से अलग बना देती है और यही कारण है कि जनता उनकी फैन हो जाती है, उनकी कायल हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी उसका मान भी रखते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। जनता के बीच में जब भी होते हैं मोदी, वो सीधे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उसके बीच में कोई आए। मोदी का जनता से सीधा संवाद करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेषता है। वंदना, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं अरविंद जी। भीड़ वहां पर मीडिया कर्मियों की लगी हुई है, लेकिन अंदर नॉमिनेशन चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो 4 प्रस्तावक अरविंद जी चुने गए हैं उनके बारे में भी बताइए। एक ब्राह्मण चेहरा है, 2 ओबीसी हैं, एक दलित वर्ग का है। इनको चुने जाने के पीछे की क्या वजह? चूंकि हर बार 2014 हो, 2019 हो, तस्वीरें और दिखा रहे हैं पीएम मोदी की जो आ रही है। प्रस्तावक देखिए, इससे पहले मैं जिक्र कर रही थी, हर बार अलग रहे हैं। 2014 में तो एक चाय वाले को प्रस्तावक बनाया गया था पीएम मोदी का, और इस बार भी प्रस्तावकों को चुने जाने के पीछे के कई मायने और मकसद भी साफ। एक ब्राह्मण, 2 ओबीसी और एक दलित। एक संदेश देने की कोशिश कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सब एक समान है, सबको एक साथ लेकर चलना है। इसमें से एक प्रस्तावक जो ब्राह्मण चेहरा हैं वो राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री हैं। इसके अलावा और 3 प्रस्तावक जो कि अलग अलग जातियों से आते हैं। फिलहाल ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहली बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया गया था। 2019 की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके, जब पीएम मोदी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। और क्या इस बार हैट्रिक पीएम मोदी लगाएंगे? हैट्रिक केंद्र में वापस से सरकार बनाने की, हैट्रिक एक बार फिर से बनारस में बड़ी जीत दर्ज करने की। अरविंद जी नॉमिनेशन सेंटर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, 2014 में मुझे याद है एक चाय वाले को प्रस्तावक बनाया गया था। हर बार प्रस्तावक ऐसे नाम होते हैं जो कभी किसी ने सोचे ना हो, और इस बार जो प्रस्तावक हैं उनमें से एक ब्राह्मण चेहरा है, एक दलित हैं, 2 ओबीसी हैं। इनके बारे में और बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी को लोगों को चौंकाना अच्छा लगता है और शायद यही कारण है कि जो प्रस्तावक बनाए गए हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो प्रस्तावक बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि सोनकर समाज से आने वाले एक भाई को जब प्रस्तावक बनाया गया, तो जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि मैं भी प्रस्तावक हूं, मैं तो एक सिंपल सा साधारण सा कार्यकर्ता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे प्रस्तावक बनाने के लिए चुना, इसके लिए मैं उनको धन्य मानता हूं। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। आप सोचिए कि जिस समाज से जो सोनकर भाई आते हैं, आप सोचिए कि उनके समाज में किस तरह का संदेश गया। इसी तरह से ब्राह्मण समाज से, ओबीसी समाज से भी जो है प्रस्तावक बनाए गए हैं और ये अपने आप में बहुत अहम है। संघ की तरफ से भी जो बैजनाथ हैं उनको संघ की तरफ से, चूंकि संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और मैं आपको बता दूं कि सेवापुरी क्षेत्र से आते हैं, उनको जो प्रस्तावक बनाया गया वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावक के पीछे भी एक बड़ी सोच, एक बड़ी पॉलिटिक्स है जो कि मोदी की दिखती है। आपको मैं बता दूं कि इधर देखिए गाड़ियां और काफिला तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तुरंत जो है
वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर निकलेंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अंदर जो है एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता जो हैं अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, उसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, रामदास अठावले, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये सारे के सारे जो घटक दल के नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग जो है अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में जो नॉमिनेशन फाइल वो कर रहे हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इससे ये पता चलता है कि एनडीए किस तरीके से जो है यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। वही आप अगर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को देखें तो आपने देखा था कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन था जिस समय उसके बनने की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार ने, मुझे याद है, उसकी शुरुआत की थी और बाकी लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था। नीतीश कुमार सबसे पहले जाने वाले लोगों में से एक रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक तरीके से अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो सवाल यह है कि बनारस की अगर हम बात करें, अजय राय की बात करें जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उनके साथ खड़ी नजर आनी चाहिए वो कहीं से भी खड़ी नजर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती हैं, बताती हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरफ हमें जाने का, ले जाने का इशारा कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के समय तकरीबन 11:40 पे प्रधानमंत्री जो है यहां पर जिलाधिकारी वाराणसी के कार्यालय के बाहर पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने यहां से अंदर पैदल जाने का निर्णय लिया। वो पैदल ही यहां से जिलाधिकारी के कार्यालय में गए। जो जनता थी यहां पर उसका अभिवादन स्वीकार किया, उनको जो है नमस्ते किया, प्रणाम किया और उसके बाद प्रधानमंत्री धीरे धीरे चलते हुए जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ बढ़ गए। तो ये तस्वीरें अपने आप में जनता से कनेक्ट करती हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यही उनकी जो सादगी है जो जनता के बीच में दिखती है, ये बाकी लोगों से उनको अलग बना देती है। मैं यही बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कल जब रोड शो हो रहा था, लंका से जो है काशी कॉरिडोर के गेट नंबर 4 तक का जो रोड शो था, उसमें जिस तरीके से जनता सड़कों पे थी वो अपने आप में बहुत अद्भुत था, वो दृश्य अद्भुत था। और उन्हीं तस्वीरों को लेके जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक्स पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा है कि मैं भावुक हूं, और वो जो भावुकता है वो जनता के कनेक्शन के साथ है, जनता के कनेक्ट होने के साथ है, और यही जो है प्रधानमंत्री को बाकी लोगों से ताकतवर बना देती है और वो बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री की खासियत है। समय कितना लग सकता है अभी नॉमिनेशन में, जब वो पहली बार 10 से 12 मिनट का वक्त हो चुका है पीएम मोदी को अंदर गए हुए। आप बता रहे हैं कि तमाम एनडीए के घटक दल हो या फिर बीजेपी के साथी हो अंदर भीतर ही मौजूद हैं, प्रस्तावक भी भीतर मौजूद हैं। कितना समय और लग सकता है? नॉमिनेशन अभी चल रहा है पीएम मोदी का, कितनी देर में बाहर आएंगे पीएम मोदी? मुझे जो लगता है कि हमारे ख्याल से 10 से 15 मिनट के बीच में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां जो है जाने के लिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए लग चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि जो एसपीजी के जवान हैं वो लगातार लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप जो है किस तरीके से व्यवस्था करिए। पुलिस के जो लोग हैं भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और अभी फिलहाल बनारस के कार्यालय में, जिलाधिकारी कार्यालय में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अंदर नॉमिनेशन चल रहा है, देश के बड़े बड़े नेता अंदर हैं। और ये अपने आप में ये जो बात है, जो ये दृश्य है, जो ये तस्वीर है, ये एक संदेश देने का भी काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत अहम होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब आप चुनाव में जाते हैं खास तौर पे और जनता जब आपको चुनती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत में चुनाव कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ के जो चुनाव होता है वो जनता सीधे जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए काम करता है। मोदी भी कुछ ऐसे ही हैं। 2014 में आने के बाद उन्होंने जो है गुजरात में अपनी सीट छोड़ दी, उसके बाद वो बनारस के होके रह गए। बनारस के लोगों को जो है मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, कोई भी मोदी तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ये सारी बातें जो है बनारस को बाकी जगहों से अलग बना देती है, मोदी को बाकी जगहों से अलग बना देती है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एसपीजी की जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। आप देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 की 4 गाड़ियां जो है लगी हुई हैं। पीछे 3 गाड़ियां लगी हुई है, एम्बुलेंस लगा हुआ है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री किसी भी पल जो है 5-7 मिनट में, देखिए गाड़ियां बढ़ रही हैं, ये जैमर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिक्योरिटी जो है एकदम एक्टिव हो गई है बहुत। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बाहर आने में, और क्योंकि सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा सप्तशती
का जो त्यौहार था उस पे माँ गंगा की पूजा की। आप लोगों ने लाइव तस्वीरें किस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की जब पूजा की तो कितना विधि विधान से बाकायदा पूजा की। और देखिए हलचल बढ़ गई है, शोर तेज हो गया है, मीडिया कर्मी एक दूसरे को हटाने के लिए पीछे से चिल्ला रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अब जो है लग रहा है प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, गाड़ियां आगे पीछे हो रही हैं। तो ये इस बात को भी बताती हैं कि प्रधानमंत्री बस अब निकलने वाले हैं। और उनके साथ एनडीए घटक दल के बहुत सारे नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, उसके अलावा चिराग पासवान, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे के सारे नेता, रामदास अठावले, ये सारे के सारे जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जिनको आने का कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि बाद में उनको मना कर दिया गया और उन लोगों को जो है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, एनडीए के घटक दलों के जो लोग हैं, मांझी जो है जो कि बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारे जो गठबंधन दल के नेता हैं वो प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेशन के लिए पहले से ही जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद थे। तो ये सारी जो बातें हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मजबूती की तरफ इशारा कर रही हैं, एनडीए के मजबूत होने की बात की गवाही दे रही हैं, क्योंकि सभी के सभी जो लोग जुड़े थे वो एक जगह खड़े हैं, एक मंच पे खड़े हैं और वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। जयंत चौधरी की बात अभी हम लोग करें, जयंत चौधरी ने कहा कि किस तरीके से जो है जो वाइब्रेशन दिखाई पड़ रहा है, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में देखें तो ऐसा ना हो कि 400 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो ये जो बात है, जयंत चौधरी अभी तक विपक्ष में थे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, 2022 का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव के पहले जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना, ये एक रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी ने जो है जयंत चौधरी को लोकसभा में सीटें दी। और अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुझे याद है जब किसान आंदोलन चल रहा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट था वो काफी नाराज था और जयंत चौधरी जो है जो लोकदल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके नेता हैं, राज्यसभा में भी हैं वो, तो उनके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में जाटों को साधने का काम किया है और उसका फायदा जो है उनको चुनाव में मिलेगा। तो ये सारे के सारे लोग हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मियों की नेता कही जाती हैं, खुद जो है मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही हैं, उनको एक सीट और दी गई है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र की सीट दी गई है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी यहाँ नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर वो भी यहाँ पे मौजूद और नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार में जो गठबंधन किया था उनको भी वहां पर कई सीटें दी गई थी, वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, ये तस्वीर बहुत मायने रखती है, पशुपति पारस भी अंदर है। अब अंदर पशुपति पारस और चिराग पासवान में बातचीत हुई कि नहीं हुई, ये अपने आप में नाराजगी थी काफी दोनों में, क्योंकि हाँ राजू, दोनों में बहुत नाराजगी थी, लेकिन पशुपति पारस भी अंदर है और चिराग पासवान भी अंदर है। ये अगर तस्वीरें वहां से मिलती और अगर दोनों आसपास होते तो वो तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाचा और भतीजे में बन नहीं रही थी और आपने देखा कि किस तरीके से भतीजे ने चाचा का पत्ता इस चुनाव में कट कर दिया। तो वो तस्वीर बड़ी मायने रखती है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, राजनीति में तो सिर्फ जीत ही मायने रखती है, बाकी आप सत्ता में है ये मायने रखता है, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने यही राजनीति को इसी तरीके से समझा है और देखा है।